में लाने का श्रेय सॉल्स मैसन को जाता है, जिन्होंने 1826 के अंदर साहिवाल जिला जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर एक टीला खोजा, और उस टीले को देकर उन्होंने एक युद्ध की कल्पना की थी, और वो युद्ध उन्होंने बोला कि सिकंदर यहाँ पोरस का युद्ध हुआ होगा। उसके बाद में 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पहली बार हड़प्पा का सर्वे करते हैं। फिर 1856 में बर्टन बंधु जो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, ये दोनों लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ईंटें निकलती है। उसके बाद में 1856 में दोबारा कनिंघम है वो वहाँ पर सर्वे करता है, और बाद में इंग्लैंड जाकर वहाँ से परमिशन लेकर आता है और इंडिया के अंदर एएसआई की स्थापना करता है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, 1861 के अंदर। इसके बाद में धीरे धीरे करते यहाँ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है वहाँ का एक निदेशक आता है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल है सर्वाधिक उत्खनन कार्य करवाता है इंडिया के अंदर। और जॉन मार्शल ने दो व्यक्ति अपॉइंटमेंट किए थे, दयाराम साहनी को हड़प्पा के अंदर और राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अंदर। यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। उस क्लास को मैं हेडिंग लगा देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। 1921 के अंदर वहाँ अवशेष मिलने स्टार्ट हो गए थे, और 1922 में मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन कार्य या खोज की थी वो थे राखाल दास बनर्जी। और एक इतिहासकार हुआ है पिगट। इतिहासकार पिगट, जो इतिहासकार पिगट है, उन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। ये किसने कहा था? इतिहासकार पिगट ने। तो ये लाइन में लिख देता हूं, इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का है, जुड़वा राजधानियां का है। इतिहासकार पिगट है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को ही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताता है। इसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था और उनका कालक्रम क्या था उनके बारे में देखते हैं। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से मैं यहाँ डायग्राम बना दूं। ये लो, ओके। अभी देखो, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। ये सभ्यता पहले भी मैंने बता रहा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, तो बहुत बड़ी सभ्यता है। और इनका जो देखते हैं, ये नॉर्थ भाग है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं देखो नॉर्थ में, नॉर्थ एंड मतलब साउथ के अंदर दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है आपका दैमाबाद। जो आपके कहाँ है? MS मतलब महाराष्ट्र के अंदर है वो। कौन? दैमाबाद। और ये कहते हैं कि ये प्रवरा नदी के किनारे, नदी का भी लिख देते हैं ये कौन सी नदी के किनारे। और लगभग लगभग जितने भी स्थल है वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही मिले हैं। एक धौलावीरा को एक अपवाद के रूप में छोड़े को, धौलावीरा है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं था। तो नदी है, उस नदी का नाम था प्रवरा नदी। महाराष्ट्र के अंदर जो दैमाबाद है वो दक्षिणतम बिंदु है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और वो किस नदी के किनारे है? तो वो है प्रवरा नदी के किनारे। चलो हम उत्तर में देखते हैं। जो उत्तर में है वो है मांडा, जो कश्मीर के अंदर है। और ये कहते हैं कि चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। ये मांडा जो एक उत्तरी बिंदु है उनका, सबसे उत्तर में
मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है, और सबसे दक्षिण में है वो कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे है दैमाबाद। फिर हम देखते हैं पूर्व में, पूर्व साइड में आलमगीर। ये पड़ता है आपके यूपी पे अंदर। आलमगीर यूपी के अंदर जो ये जो है पूर्वी बिंदु है, सबसे लास्ट पूर्वी बिंदु है, और कहते हैं कि ये हिंडन नदी के किनारे है। नदी कौन सी है वहां? हिंडन नदी। चलो हम इधर जाते हैं बलूचिस्तान अंदर। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है वो सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, ये उसका है पश्चिम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो वो है दास्क नदी। बस ये है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के इनके बिंदु, और ऐसे करते तो ये एक त्रिभुज ट्रायंगल बन जाएगा। तो कहते हैं कि ये सभ्यता है वो त्रिभुजाकार शेप में बनी हुई थी। एक बार वापस बोलो, जो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे उत्तर में उनका जो स्थल मिला है वो है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर के अंदर और कौन सी नदी के किनारे है? सिनाब के नदी किनारे। और दक्षिण में दैमाबाद है, दक्षिण से द से दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और वहां कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। और पूर्व में देखे तो आलमगीर यूपी में है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है। और नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी के किनारे है। और जो पश्चिम के अंदर है वो बलूचिस्तान, चुतका गैंडोर। चुतका गैंडोर उस स्थल का नाम है, वो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है और दास्क नदी के किनारे। ये मोटी मोटी बात है सिंधु घाटी सभ्यता की। और वहां पर कितने वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है? तो यह लिखना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ये फैला हुआ है। ये एक बार लिख देना इनको। और अभी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आगे, चलो इसके बाद में लिखवा दूंगा। और ये जो सभ्यता मैंने पहले ही बोल दी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक आती है, और ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। और ये कहते हैं कि ये भारत, अफगानिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। जो इनका जो फैली हुई है उनका देखो, एक तो भारत के अंदर भी है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो आपका अफगानिस्तान है, ये इन कंट्रीज के अंदर फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंदर ये सभ्यता फैली हुई है। और ये सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार शेप में बनी हुई है ये सभ्यता। ये भी मैंने अभी बता दिया कि ये ऐसे देखते हैं तो वो कैसा बनता है? एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुजाकार सभ्यता है। और एक नाम और उसे बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जो वो मैं लिख दूंगा, लिखने में आ जाएगा। एक बार रब कर देता हूं इनको। ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में बसी हुई है, ठीक है। एक लाइन और मैंने बताई थी कि ये सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम उनका देखेंगे विस्तार। देख लिया विस्तार कहाँ है? सबसे उत्तर में उनका विस्तार है, वो है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में दैमाबाद, परवरा नदी के किनारे। और पूर्व में आलमगीर है जो इंडियन नदी के किनारे है। और पश्चिम में देखते तो बलूचिस्तान के अंदर एक स्थान पड़ता है, वो है सुतका गैंडोर। और वो सुतका गैंडोर है वो आपके बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। और कहते हैं कि वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। अभी हम इस सभ्यता का कालक्रम देखेंगे। कालक्रम हमने विस्तार देख लिया, सामान्य पहले हम जानकारी पढ़ी के अस्तित्व में कैसे आई, प्रकाश में किसने लाया, किसने उत्खनन कार्य किया। फिर हमने उनका जो विस्तार देखा, विस्तार पूर्व में कहाँ है, पश्चिम में कहाँ है, उत्तर दक्षिण, वो देखा। अब हम देखते हैं उनका कालक्रम।
कालक्रम एक आपको पता है कि एक पद्धति होती है C14, ठीक है, जिसे हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन की मात्रा के हिसाब से समय का निर्धारण किया जाता है C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है उनके माध्यम से। तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो अलग मानती थी, लेकिन अभी हाल ही में उनके वापस कार्बन सी पद्धति से उनका जो कालक्रम निकाला तो वो थोड़ा अलग आया। तो थोड़ी बहुत वो गलतियां हो सकती है कभी, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ। एक तो नई एनसीईआरटी ये क्या मानती है और पुरानी एनसीईआरटी क्या मानती है, ये दोनों का ही मैं बताऊं। दोनों का ही ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो नई एनसीईआरटी है वो कहती है कि ये जो उनका जो कालक्रम है वो है 2600 बीसी से 1900 ईसा पूर्व तक मानती है, बीसी को भले ईसा पूर्व को, ठीक है। और पुरानी क्या मानती, पुरानी का सवाल तो कई बार आ भी गया है, जो 2350 से लगाकर 1750 ईसा पूर्व, ये मानती है पुरानी एनसीईआरटी। और नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो कालक्रम निकाला हुआ या 2600 बीसी से लगाकर 1900 बीसी के बीच में। लेकिन एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख का नाम है सारगोन अभिलेख, वो कुछ अलग ही कहानी बताता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख वो क्या मानता है, वो जो 3250 से लगाकर 2750 मानता है, 3250 से लगाकर 2750 ईसा पूर्व। ये सारगोन अभिलेख के बारे में और आगे पढ़ेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा इस अभिलेख को पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये दो तीन ही बातें याद रखनी है कि नई एनसीईआरटी क्या मानती है। तो नई एनसीईआरटी 2600 से 1900 बीसी के बीच में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम मानती है। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा था 2350 से लगाकर 1750, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। और सारगोन अभिलेख है वो कहता है कि 3250 से लगाकर 2750 के बीच में क्या रहा इनका कालक्रम रहा है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने विस्तार भी देख लिया और इनके कालक्रम भी देख लिया। अब हम उनके एक एक स्थल पढ़ेंगे। तो पहला स्थल हम लेते हैं वो है हड़प्पा। चलो हेडिंग लगाते हैं हड़प्पा सभ्यता। पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। उसका उत्खनन किसने किया था, पहले तो वही आता है। तो उत्खनन पहले ही मैं बता दिया है कि ये दयाराम साहनी ने किया था। पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने किया था 1921 के अंदर। तो मैं लिख देता हूं इनकी उत्खनन किसने किया था, पूरा नाम लिख देता है राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 के अंदर। ये थे उत्खनन करता उनके, ठीक है। और इस सभ्यता को तोरण द्वार भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं, तोरण द्वार, इसके उपनाम है। इस सभ्यता को कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, तोरण द्वार है। इसके अलावा इसे अर्ध औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। एक तो तोरण द्वार भी कहते हैं, एक नाम तो ये हो गया, और उसको अर्ध औद्योगिक नगरी भी, अर्ध मतलब आधा, पूरी तो औद्योगिक नगरी नहीं थी लेकिन आधी औद्योगिक नगरी थी। तो लिख देता हूं औद्योगिक नगरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके अंदर जो एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता, उनका सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहते हैं, और वो अर्ध जो औद्योगिक नगरी वो भी कहा जाता है। किसको कहते हैं, हड़प्पा को कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है तो वर्तमान में कहते हैं जो साहिवाल जिला है, और पुराने टाइम में उसका नाम था वो था मोंटगोमरी जिला था। उस जिले का क्या नाम था, मोंटगोमरी जिला, जो आपके पंजाब प्रांत के अंदर,
पंजाब प्रधान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसी जिले का नाम अभी क्या है वर्तमान में देखे तो साहिवाल जिला है, और साहिवाल जिला के अंदर ये सभ्यता मिली थी। वर्तमान में साहिवाल जिला ही उसका नाम, तो उसको हमें यही याद रखेंगे। अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ है? तो साहिवाल जिला। साहिवाल जिला कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर है। फिर देखते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे थी, नदी को भी ध्यान रखना है। तो ये जो नदी थी जो रावी नदी के तट पे थी। कौन सी नदी के किनारे थी ये सभ्यता? जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित थी और साहिवाल जिले के अंदर थी, ये भी तो हमने पढ़ा। और साहिवाल जिले का जो प्राचीन नाम क्या था? वो था मोंटगोमरी जिला। ये थी मोटी मोटी बात है। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर उत्खनन जो कार्य किया गया वहां क्या क्या मिला। तो मैं बता देता हूं इसके अंदर। एक तो मिला है इसके अंदर R37 की एक कब्र मिली। क्या मिली है? R37 कब्र। जहां खुदाई करते हैं तो मिला होगा कोई न कोई कब्र, और उनका जो नाम दिए R37, और भी जो R से डिनोट किया होगा, तो बहुत सारी कब्रें होगा, तो इसका नंबर आया R37। आप बोलोगे इनको ही क्यों पढ़ा? बाकी तो होगी ना R1 R2, वो भी तो पढ़ते, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो क्यों पढ़े? ये थोड़ी अलग से होगी हटके, तो इन्होंने ये लिख दिया यहाँ पे R37 क्या मिली है? कब्र मिली है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा एक कब्र विदेशी की भी मिली है। विदेशी की कब्र। विदेशी की कब्र कैसे? क्योंकि जहाँ खुदाई में बहुत सारी जो खुदाई में जो कब्रें मिली है, तो उसमें क्या हुआ कि बाकी तो सब सेम है, उनका जो दफनाने का जो तरीका है, रीति रिवाज सब सेम है, लेकिन ये जो थोड़ी हटके थी, वो एक किसी ताबूत के अंदर चुला कर फिर दफनाया गया था। तो उन्होंने देखा कि पूरी इस हड़प्पा के अंदर ये थोड़ा हटके है, तो कोई ना कोई विदेशी यहाँ आया होगा, तो इसलिए स्पेशल रूप से इनको दफनाया गया। तो उन्होंने अनुमान लगाया, जितने भी जो उत्खनन करता थे, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ कोई ना कोई क्या विदेशी आया होगा और उनकी यहाँ डेथ होगी तो यहाँ दफनाया गया होगा, तो इसे कहते हैं ये विदेशी की कब्र यहाँ मिली है। इसके अलावा एक गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी, एक खिलौना है ये, इक्का गाड़ी। घोड़े के पीछे होता है ना एक घोड़ा, ऐसे होता है, ये रथ हुआ, रथ के आगे एक एक ही घोड़ा, तो वो है इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब उनको चलाने वाला एक ही जानवर होगा, वो घोड़ा। वो एक केवल क्या मिला है, क्या वो क्या बोलते हैं, खिलौना है, वो बड़ी गाड़ी नहीं है, खिलौना है। इसके अलावा श्रृंगार पेटिका। श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार पेटिका मतलब जो सजे धवरने जो सजने की जो जितने भी सामग्री है, जो भी जो क्या बोलते हैं, जो लड़कियां ज्यादा यूज करती है, जो अपने सजने संवरने के लिए श्रृंगार पेटिका अलग से आती थी। और वर्तमान में देखे तो वो पूरा चेंज हो गया। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में तो अलग से हर व्यक्ति का अलग से रूम होता है, उन सारी सुविधा रूम के अंदर सजाई हुई होती है। लेकिन पहले क्या होती थी, तो महिला क्या होती थी, श्रृंगार पेटिका रखती थी, अपने जो मेकअप वगैरह जितना भी सामान होता है उस पेटी के अंदर रखते थे। तो वहां से क्या मिला है, इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर से श्रृंगार पेटिका मिली है। तो आज की कोई अपने आप में ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पास वो है वो चीजें हैं, लेकिन क्या है कि ये आज का ही नहीं है, ये ठेठ सिंधु घाटी सभ्यता में भी, वहां पर भी औरतें क्या करती थी, ये श्रृंगार पेटिकाएं रखती थी और सजने दवरने के लिए। फिर और क्या मिला यहाँ से मिला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है आपने देखा होगा, ऐसे ही होता है, ये होता है। और एक ऐसा कैसा हिटलर का भी मिलता है, लेकिन हिटलर का ऐसा नहीं था, हिटलर का ऐसे था, ऐसे था। तो हिटलर का वो ऐसा नहीं था। स्वास्तिक चिन्ह हमारा ये सही स्वास्तिक चिन्ह, ये यहाँ कहाँ से मिला है, ये मिला है आपके हड़प्पा सभ्यता थे। और लगभग जैसे कालीबंगा आप पढ़ोगे तो कालीबंगा के अंदर भी देखेंगे कि वहां पर भी स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। फिर इसको एक बार मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। और ये इसको तोरण द्वार भी कहते हैं, अर्ध औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान पंजाब उस टाइम में था, लेकिन अभी उस जिले का नाम चेंज करके क्या हो रहा है, साहिवाल जिला। अभी वर्तमान में साहिवाल जिले के अंदर है, और किस नदी के किनारे है, वो है रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा से क्या मिला, एक तो R37 कब्र मिली है, एक विदेशी की कब्र भी मिली है, इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका और स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से मिलता है। इसको मैं रप कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
चलो, अभी मैंने बोला था कि ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर। तो नदी के तट पर कहते हैं कि 12 अनानागार मिले। अन्नागार का मतलब होता है जिसमें अनाज रखा जाता था, वो भी कैसे है, 2 लाइनों के अंदर मिला है, से इधर ऐसे अन्न को रखने के लिए 1 2 3 4 5 और 6, और सामने ऐसे कैसे, दोनों ही आमने सामने दो दो लाइनों के अंदर है। तो ये नदी के किनारे ही मिले अन्नानागार, जिसके क्या रखा था, इसके अंदर अनाज था। अच्छा, इतना सारा अनाज है, इतने सारे मकान है, कोई न कोई मतलब इनको साफ करने के लिए कुछ तो सबूतरा चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो कहते हैं कि उनके पास में ही क्या मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले, सबूतरे, जहां पर अनाज को क्या किया जाता था, साफ किया जाता था। इसके अलावा यदि इतना सारा अनाज साफ करेंगे, बहुत बड़े सबूतरे भी उसके पास में, तो इसके मतलब कोई न कोई श्रमिक भी तो कार्य करते होंगे। यहाँ पर इतने सारा कौन करेगा, संभालने के श्रमिक होंगे। तो कहते हैं कि इस सबूतरों के पास में ही उन क्या मिले, श्रमिक आवास मिले, मतलब उनके पास क्या रहते थे, श्रमिक रहते थे। तो ये 3 लाइन नहीं है कि ये अनानागार मिले, अनानागार के पास में कहते हैं कि जो सबूतरे भी मिले हैं जो अनाज के साफ करने में यूज में लेते थे, और उनके पास में श्रमिकों का भी क्या मिले, आवास मिले हैं जहाँ पे श्रमिक रहते थे। तो चलो मैं इनको तीनों लाइनों को मैं लिख देता हूँ। नदी तट पर 12 मिलते हैं जो 2 लाइनों में है। फिर उनके पास में ही 2 लाइनों में ये बता दिया कि नदी के तट पर नाना, दोनों में बना दिया, से इधर और से इधर 2 लाइनों में बनाए थे। फिर क्या है कि पास में पास ही में अनाज की सफाई के लिए क्या मिले हैं, सबूतरे। सबूतरे मिले। सबूतरे क्या काम करते थे, मतलब सबूतरे काम नहीं करते थे, सबूतरे किस चीज में यूज में लिए जाते थे, तो वो जो अनाज था, और उस अनाज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, वो सबूतरों का किया जाता है। और पास में ही क्या थे, श्रमिक आवास भी थे। क्या थे, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास मतलब वहां पे श्रमिक रहते होंगे। तो ये सारा मामला उन अनानागारों से संबंधित ही है, क्योंकि 12 अनानागार है, तो अन्न को साफ करने के लिए पास में सबूतरे, और सबूतरों में जो अनाज को जो ले जाना, इधर उधर करना, तो वो काम कर रहे थे श्रमिक। तो पास में रहने के लिए श्रमिकों के भी क्या थे, वहां जगह थी, श्रमिकों के लिए भी वहां क्या बना हुआ था, आवास बने हुए थे। इसके अलावा क्या है, तो यहाँ कहते हैं कि एक मनुष्य है, और उस मनुष्य को एक बकरे के साथ दफनाया गया। ये भी एक फैक्ट्स बन जाता है। ये कौन सी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो वो सिर्फ एक ही है, सबके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो एक ही हटके। इसलिए हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक मनुष्य को बकरे के साथ दफनाया गया है। वो अब कैसे पता चला, क्योंकि एक मनुष्य की जो मिली है, अर्थियां मिली, मतलब उसकी हड्डियां मिली, उनके पास में जो बकरे का कंकाल भी मिला है। तो लिख देता हूं मैं, एक मनुष्य के साथ एक बकरे के एक मनुष्य के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप बात ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक ऐसी मतलब खुदाई में एक ऐसी कब्र नहीं कह सकते, मतलब एक मनुष्य का ऐसा अस्थि पंजर मिला है। तो उस मनुष्य के अस्थि पंजर के साथ एक बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। तो जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस व्यक्ति के साथ एक बकरे को भी दफनाया गया था। और कोई इसमें किसी ने ये भी अनुमान लगाया था कि शायद ये कोई बकरे सराहना चला गया होगा, और दोनों की मृत्यु एक समय हुई होगी, पता नहीं किसी जानवर ने अटैक किया होगा, तो उन्होंने एक साथ दफनाया होगा। लेकिन खैर छोड़ो, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक मनुष्य के साथ एक बकरे को क्या क्या किया गया है, उनको साथ दफनाया गया है। आज हमने ये जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी हम जो मुख्य मुख्य जितने भी जो चीज़ें मिली थी या वस्तुएं थी, वो हमने पढ़ ली। और आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।